हे गाइस, वेलकम बैक टू मनी माइंडसेट एंड राजू राघव ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सभी इन्वेस्टर को एक कंफ्यूजन हमेशा रहता होगा कि इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या है। क्या हम छोटे छोटे अमाउंट से कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करें, जैसे 500 या 5000 पर मंथ, जिसे हम SIP कहते हैं, या फिर पैसे को सेव करके एक बड़ा अमाउंट जैसे 5000 या 5 लाख एक साथ राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करें, जिसे हम कह देते हैं लमसम। तो इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, SIP या लमसम? दोस्तों, इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में एकदम क्लियरली मिलेगा और हम ये भी जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट का राइट टाइम कब होता है और कौन सी स्ट्रेटेजी किन लोगों के लिए ज्यादा बेटर होगी, और इसके साथ में पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसमें कैसे काम करता है हम ये भी जानेंगे, जिसमें हम CAGR और IRR के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। और दोस्तों, ये सब चीज आप लोगों को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, एग्जाम्पल और स्टोरी के साथ, ताकि एक स्टैंडर्ड बच्चे भी ये फाइनेंस डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को एक ही बार में बहुत आसानी से समझ जाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 3 स्टोरी सुनाऊंगा, जैसे हम ये दोनों इन्वेस्टमेंट मैटर अलग अलग तरीके से एनालाइज करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज काफी ज्यादा इंप्रूव होगी और अपनी लाइफ टाइम में आप इससे लाखों रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हो। तो बिना वक्त बर्बाद करते हुए हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये 1992 की बात है। लकी और मोंटी दोनों दोस्त हैं, इनकी शादी हो चुकी है। ये दोनों ही कुछ साल में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो एक दिन कंपनी से इनको बोनस मिलता है और मोंटी टीवी पे न्यूज देख रहा था कि कैसे स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ से पैसे कमा रहे हैं और अमीर बन रहे हैं। तो फौरन अपने ब्रोकर फ्रेंड को कॉल करता है, जो उसको बोलता है कि उसे वीडियोकॉन कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका शेयर प्राइस पहले 8 रुपए था, लेकिन अब यह 50 रुपए का हो गया है। तो उसका 1 लाख रुपए कुछ महीने में 2 से 3 गुना ग्रो हो सकता है। तो इसलिए मोंटी यहाँ पे अपना सबसे पहला इन्वेस्टमेंट करता है, जो होता है वीडियोकॉन कंपनी का स्टॉक, और उसमें 1 लाख रुपए डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देता है, मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट। और ये बात अपने फ्रेंड लकी से भी कहता है कि उसने हाल ही में एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया है जब इसका प्राइस 50 रुपए में था, और अभी इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही 55 पे पहुंच गया। लेकिन लकी को इसमें थोड़ी गड़बड़ लगती है और इसलिए वो कुछ इन्वेस्टमेंट की बुक रीड करता है, जिसको समझकर वो डिसाइड करता है कि वो म्यूचुअल फंड में SIP करेगा। तो लकी वहाँ पे 1000 रुपए की SIP सेट करता है एक सिंपल मिड कैप फंड में, जिसका रिटर्न सेंसेक्स इंडेक्स जितना होता है। लेकिन दूसरी तरफ मोंटी को लगता है कि उसका स्टॉक काफी स्पीड में ऊपर जा रहा है, तो ये देख के और वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करता है। तो लकी को देख के वो अपना दूसरा इन्वेस्टमेंट जल्दी से कर लेता है, जो होता है 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में, और यहाँ पे भी वो एक साथ लमसम हम इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो मोंटी ने अभी टोटल 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिए लमसम इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, 1 लाख स्टॉक में और 2 लाख म्यूचुअल फंड में। और लकी ने सिर्फ 1000 रुपए मंथली SIP सेट की है एक सिंपल से मिड कैप फंड में। अब मोंटी ने SIP इसलिए सेट नहीं की क्योंकि उसे लगता है कि एक बार जब SIP सेट कर दी तो हमको एक EMI की तरह पैसा पे करना रहता है। और दोस्तों, कमिटमेंट देना किसको पसंद होता है, क्या पता फ्यूचर में हमारे पास पैसे हो ना हो। लेकिन दूसरी तरफ लकी को ये बात अच्छे से पता थी कि SIP को जब चाहे तब स्टॉप कर सकते हैं, और जितना भी अमाउंट आपको इसमें से इन्वेस्ट होता है वो ग्रो होते रहता है। अब दोस्तों, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 2017 में आते हैं, जब ये दोनों रिटायर होते हैं। तो मोंटी ने जिस स्टॉक में सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किया था वो एक पेनी स्टॉक बन चुका था, क्योंकि उस टाइम पे 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम टाइम पे वो एक हॉट स्टॉक बन चुका था। लेकिन अभी उसके स्टॉक के पोर्टफोलियो की वैल्यू 0 है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसने 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे, वो उसने अप्रैल 1992 में किए थे, जब स्टॉक मार्केट अपने पीक पे था, जब हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा था। तो उस टाइम पे सेंसेक्स 42 पॉइंट था और 2017 तक सेंसेक्स 29,000 पॉइंट पे पहुंच चुका था, जिसकी वजह से उसको अपने इन्वेस्टमेंट में 7 गुना रिटर्न मिला। मतलब उसका 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 14 लाख में ग्रो हो गया। अब दोस्तों, आपको ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि उसने ये रिटर्न कमाने में 25 साल लगा दिए 1992 से 2017 तक, इसलिए उसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सिर्फ 8% का होता है, जैसा कि हम इस कैलकुलेट कंप्यूटर में देख सकते हैं। अगर आप गूगल पे जाकर CAGR कैलकुलेटर सर्च करोगे, यानी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, तो इसमें आपको ऐसा कोई कैलकुलेटर दिखेगा जो 1992 में सेंसेक्स 4000 था और फिर 2017 में सेंसेक्स 29,500 हो गया, जिसका रिटर्न 8% होता है, जो बहुत ही बुरा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लकी ने 1000 रुपए की SIP सेट की थी, तो उसकी वजह से वो 25 सालों में टोटल 3 लाख रुपए अपनी तरफ से इन्वेस्ट किया था, और वो 3 लाख का छोटा सा इन्वेस्टमेंट 32 लाख में ग्रो हो गया था, जो होता है 15% का रिटर्न। अब दोस्तों, अगर आप इस चीज को नोटिस करोगे तो दोनों ने ही एक ही टाइम पे इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और दोनों ने 25 साल का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन एक को 8% रिटर्न मिला और दूसरे को 15%। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर आप लोगों से एक बात मैं यहाँ पूछूं कि यह कौन सा ऑप्शन बेटर है, SIP या लमसम, तो आप सभी SIP को बेस्ट ऑप्शन कहोगे। लेकिन हम अब दूसरी स्टोरी देखते हैं, जहाँ से हमें एक दूसरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग नजरिया देखने को मिलेगा, और फिर हम दोनों ही स्टोरी के लाइसेंस
एसेंस को एनालाइज करेंगे तो अभी हम 1992 को 15 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और 2008 में आते हैं। स्टोरी में हम रॉकी और सनी से मिलते हैं तो रॉकी को उसके डैड 2 लाख रुपए देते हैं एक न्यू रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदने के लिए और सनी को भी 2 लाख रुपए उसके डैड देते हैं। तो सनी यहाँ से पहली फुर्सत में 1,90,000 की एक बाइक खरीद लेता है। तब उसके डैड उससे कहते हैं कि देख तुझे बचे हुए 10 रुपए कहीं इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए और क्योंकि तेरा जॉब लग गया है तो तुझे कोई एफडी या एसआईपी कर लेनी चाहिए। तो सनी यहाँ पे समझदारी के साथ एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए की एसआईपी सेट कर लेता है और दूसरी तरफ वहाँ रॉकी बाइक खरीदने के लिए तब वो देखता है कि उसके डैड टीवी पे न्यूज देख रहे थे कि स्टॉक मार्केट में पूरी तरह क्रैश हो गया है और बहुत लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। लोग देश की हालत देख के बहुत डर रहे थे। सेंसेक्स 50% से नीचे गिर चुका है और लोगों को लग रहा था कि ये और ज्यादा नीचे गिरेगा। अब क्योंकि रॉकी के घर पे स्टॉक मार्केट की बुक्स पहले से ही रहती थी और उसने वॉरेन बफेट की एक लाइन रीड कर रखी थी, द सीक्रेट टू गेट रिच टू गेट ग्रीडी व्हेन एवरीथिंग इज फेयरफुल। तब रॉकी डिसाइड करता है कि वो अपनी बाइक खरीदने का प्लान पोस्टपोन करेगा। फिर वो अपने मोबाइल पे थोड़ी सी रिसर्च करता है और अच्छे स्टॉक चुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए। और फाइनली उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं रॉयल एनफील्ड की बाइक खरीदने जा रहा था तो क्यों ना इस कंपनी के शेयर की रिसर्च करूं, क्योंकि यंगस्टर के बीच इस बाइक का एक अलग ही क्रेज है। अब तो लकी रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी एसन मोटर के ऊपर रिसर्च करता है और उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, जिसके बदले में उसको कंपनी से 4,000 शेयर्स मिलते हैं। क्योंकि 2008 में इस कंपनी का शेयर ऑलमोस्ट 25 रुपए के आसपास था और बाकी 1 लाख रुपए वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेता है, ये सोच के कि अगर स्टॉक इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है तो उसकी पूरी सेविंग खत्म नहीं होगी। तो बेसिकली डाइवर्सिफाई करने के लिए एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर लेता है और उसने यहाँ पे कोई एसआईपी सेट नहीं की। मतलब जब भी उसकी सैलरी आ रही थी वो पूरी तरह उसको एंजॉय कर रहा था और कोई भी सेविंग नहीं कर रहा था। और ये देख के सनी मन में सोचता था कि ये मजे कैसे कर रहा है, लेकिन उसे फ्यूचर का पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है। तो हम 10 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 2018 में आते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में कितना प्रॉफिट कमाया। तो सबसे पहले हम सनी की बात करते हैं। उसने 10 साल में यानी 2008 से लेकर 2018 तक 5-5 हजार मंथली एसआईपी के जरिए टोटल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे और उसे बीच में काफी बार मन किया कि वो अपनी एसआईपी को रोक दे क्योंकि मार्केट कंडीशन में बीच बीच में खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने डिसिप्लिन के साथ अपनी एसआईपी को चलने दी और अभी उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 10.3 लाख रुपीज है। मतलब उसे 4 लाख का प्रॉफिट मिला, जो होता है सिर्फ 10% का रिटर्न। अब हम बात करते हैं रॉकी की। तो रॉकी ने जो 1 लाख रुपए डाइवर्सिफाई करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू 4 लाख रुपए होती है, क्योंकि 2008 में सेंसेक्स 9,000 पॉइंट था और 2018 तक ये 37,000 पॉइंट तक पहुंच चुका था। मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना के ऊपर हो गया था। ये होता है 15% का रिटर्न। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोटिस करेंगे तो दोनों ने ही टाइम पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था और दोनों ने ही 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, लेकिन सनी को एसआईपी से सिर्फ 10% का रिटर्न मिला और रॉकी को लमसम में 15% का। तो यहाँ पे उल्टा कैसा हो गया? पहले स्टोरी में एसआईपी से अच्छा रिटर्न मिला था और अब एसआईपी का परफॉर्मेंस बुरा कैसे हो गया? तो इसका एक रीजन है कि रॉकी ने एक साथ अपना पूरा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था। मतलब यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमारा एग्जैक्ट बॉटम है और एंड पॉइंट हमारा यहाँ पे है। तो स्टार्ट से एंड तक 15% का एनुअल रिटर्न होता है, जिसे हम CAGR कहते हैं। लेकिन सनी ने जब मार्केट क्रैश हुआ था और वो इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट टाइम था, तो उसने वो टाइम पे सिर्फ 5,000 इन्वेस्टमेंट किए थे। फिर अगले महीने जब मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ तो एसआईपी के जरिए उसने 5,000 और इन्वेस्टमेंट किए और इसी तरह मार्केट ऊपर जाता रहा। उसके एसआईपी के जरिए 5-5 हजार पे इन्वेस्टमेंट होते गए। तो इसलिए रॉकी के मुकाबले उसने अपने म्यूचुअल फंड को बाय करने के लिए ज्यादा प्राइस पे किया। तो ये सनी को 10% रिटर्न मिला। इसे हम IRR कहते हैं। मतलब आपके इंटरनल जितने भी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट हुए हैं ये उसका एक एवरेज निकलता है, क्योंकि एसआईपी में हमेशा मल्टीपल इन्वेस्टमेंट होते हैं। क्योंकि आप हर महीने बाय करते हैं, इसलिए इसमें हमेशा एक कैलकुलेटर होता है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे हमेशा CAGR कैलकुलेटर होता है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट स्टोरी में, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली है कि अगर सनी ने बुरे मार्केट कंडीशन में डर के अपनी एसआईपी स्टॉप की होती और सिर्फ तभी अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखी होती जब मार्केट अच्छा कर रहा था, तो उसको 10% से भी कम रिटर्न मिलता, 6% या 5%, ये शायद उससे भी कम। अब दोस्तों इससे पहले कि आप अपनी एसआईपी को स्टॉप करो, अभी मैं आपको बता दूं कि इस एसआईपी का काफी ज्यादा पावर होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं रॉकी के स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो रॉकी ने जो एक्सन मोटर के शेयर्स लिए थे उसने उसकी जिंदगी बदल दी, क्योंकि वो कंपनी के शेयर 25 रुपए से ग्रो होकर 2018 तक ऑलमोस्ट 3,000 रुपए पहुंच गया था। यानी 10 साल में 110 गुना हो गया था, जिससे उसकी 1 लाख रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट 1.1 करोड़ रुपए ग्रो हो गया था। अब उसको जो छोटा सा 1% का डिविडेंड मिलता है वो उसके जरिए हर साल एक नई बाइक खरीद सकता है। अब दोस्तों रॉकी ने इस स्टॉक में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया होता, यानी एसआईपी, तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न कम होता, क्योंकि वो स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। तो इसलिए यहाँ पे हमारा
हमारा सबसे पहला लेसन है कि अगर हम एक बड़ा अमाउंट किसी स्टॉक में एक साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी लमसम, तो इसमें सबसे ज्यादा रिवॉर्ड भी होता है, जो कि रॉकी को राइट टाइम पे एक हाई क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके मिला। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क भी होता है। जैसे मोंटी ने एक हॉट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके सबक मिला कि आपका सारा पैसा यहाँ पे जीरो हो सकता है। तो ये था हमारे आज के वीडियो का सबसे पहला सबसे बेसिक लेसन कि स्टॉक में लमसम इन्वेस्टमेंट करने से या तो आप जीरो बनोगे या फिर आप हीरो बन सकते हो, यानी अपनी लाइफ टाइम की वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। तो हम बात करते हैं सेकंड लेसन की। तो अगर आप एसआईपी करते हैं किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में, तो लॉन्ग टर्म में उसमें आपके पैसे सारे डूब जाएंगे। ऐसा होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप एक साथ 40 से 50 स्टॉक के बास्केट में डाइवर्सिफाई करते हो और उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग को भी डाइवर्सिफाई करते हो। मतलब पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई प्लस टाइम को डाइवर्सिफाई, तो ये डबल डाइवर्सिफिकेशन हुआ, जिसकी वजह से आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है और इसलिए आपका रिटर्न भी बहुत बोरिंग होता है, जैसे 10% 15% के बीच। अब ये गारंटी नहीं है, लेकिन पास्ट के हिसाब से आपको कुछ ऐसा मिल सकता है। लेकिन फिर भी आपको एफडी और दूसरी फिक्स इनकम वाली पॉलिसी से आपको अच्छा ही रिटर्न मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों ही स्टोरी में एसआईपी वालों को लॉस नहीं हुआ है। पहली स्टोरी में मोंटी को हॉट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके काफी ज्यादा लॉस हुआ था, तब एसआईपी करने वाला हीरो बन गया। लेकिन दूसरी स्टोरी में रॉकी ने एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था, वो हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए आपको इतनी नॉलेज नहीं है और राइट टाइम पे उतना पैसा होना चाहिए, तो इसलिए उसके सामने एसआईपी थोड़ा फीका पड़ गया। तो इसलिए अगर आप बिल्कुल गलत टाइम पे एसआईपी कर लेते हैं, जब आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए, जैसे बिल्कुल मार्केट पीक पे है और फिर उसके बाद मार्केट क्रैश आता है, तो आपका कुछ खास नुकसान होगा नहीं, क्योंकि आपने एसआईपी अब बस स्टार्ट की है और आप एक छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना अभी शुरू कर रहे हो। तो जब फ्यूचर में मार्केट क्रैश होगा तो आपका उससे फायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको डर लगता है कि फ्यूचर में मार्केट क्रैश होने वाला है, तो उसी टाइम पे आप अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकती हो, क्योंकि अगर मार्केट क्रैश नहीं हुआ और ऊपर जाता गया तो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। तो दोस्तों ये था हमारे वीडियो का सेकंड लेसन कि एसआईपी के सबसे बेस्ट एडवांटेज यह है क्योंकि आप इसके थ्रू ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट करते हो, तो एसआईपी के कुछ इमोशनल नहीं होते। तो बुरे मार्केट अच्छे मार्केट हर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करता रहता है, तो इसलिए स्टार्ट करने का कोई भी सही या गलत टाइम नहीं होता है, आप इसे कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम तीसरे केस की बात करते हैं कि जब हम म्यूचुअल फंड में एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो इसका मैं आप लोगों को काफी शॉर्ट और सिंपल आंसर देता हूँ कि अगर आपको डाउट है कि इसमें आपको किसी म्यूचुअल फंड से एसआईपी करना चाहिए या लमसम, तो आप हमेशा एसआईपी को चुनो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक अच्छे टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न नहीं मिल सकता है। आपको यहाँ से मुश्किल से 2 से 3% का डिफरेंस मिलेगा, जैसे 10 से 15% के बीच। तो जब अच्छा मौका आएगा लमसम इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपके मन में कोई डाउट रहेगा ही नहीं। जैसे अगर मार्केट क्रैश हो गया और आपको पता है कि ये टाइम अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप उसी टाइम पे लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों फाइनली हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, वो है स्टॉक में एसआईपी करना कैसा रहेगा। तो इसको भी हम इंटरेस्टिंग स्टोरी के एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम 2017 में आते हैं और वापस रॉकी और सनी की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो सनी रॉकी से कहता है कि यार तूने स्टॉक मार्केट से इतना अच्छा पैसा कमा लिया है, तो मुझे भी कभी कोई स्टॉक की टिप दे दिया करो, ताकि मैं भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर लूंगा। तब रॉकी कहता है कि हाँ देख, मैं भी न्यू स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने जा रहा हूँ। ये दोनों स्टॉक में कम से कम 5 साल तक तो इन्वेस्टमेंट करूंगा ही, और मुझे इसमें अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। एक है टाटा मोटर और दूसरा है नेल्से। तो ये स्टॉक एक्टिव मिलते ही सनी फौरन अपने घर जाता है और इसमें से इन्वेस्ट करने का सोचता है। तो सबसे पहले वो देखता है कि नेस्ले का स्टॉक तो 7,000 रुपए का है, ये तो बहुत ही महंगा है, शायद ही फ्यूचर में सस्ता होगा। तो वो हर महीने उसमें कुछ स्टॉक बाय करने का प्लान करता है, ताकि जब ये सस्ता होगा तब वो इसमें वो इन्वेस्टमेंट करेगा। और दूसरी तरफ वो देखता है कि टाटा मोटर का स्टॉक बहुत ही सस्ता है, ये तो 500 रुपए से भी कम है, तो वो फौरन इसमें अपनी ऑलमोस्ट सारी सेविंग इन्वेस्टमेंट कर देता है। फिर जब 5 साल बाद सनी रॉकी से मिलता है तो उससे कहता है कि यार तेरे स्टॉक टिप से तो मुझे इतना खास प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे तो इन 5 सालों में टोटल 20% का ही रिटर्न मिला है। तो ये सुनकर रॉकी हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसको तो वही 2 स्टॉक ऑलमोस्ट 150% का प्रॉफिट मिला है, मतलब उसके पैसे ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा ग्रो हो चुके होंगे। तो जब रॉकी सनी के बाइंग और सेलिंग के ट्रांजेक्शन को थोड़ा डिटेल में देखता है, तब उसे पता चलता है कि यहाँ एक्चुअली में हुआ क्या है। तो दोस्तों अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो हमें पिछले 5 साल में इससे सिर्फ 4% का रिटर्न मिला है, जो एक बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस है। आपको सेविंग अकाउंट से भी हर साल 4% का रिटर्न मिलता है, लेकिन इसका लमसम रिटर्न है, यानी कि 1 पॉइंट से इस पॉइंट तक का रिटर्न इस स्टॉक में अगर आपने एसआईपी की तरह इन्वेस्टमेंट किया था, तो आपका उसी टाइम पीरियड में 100% से भी ऊपर रिटर्न मिलता। अब अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि ये कैसे हुआ, तो इसका मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 2-3 साल पहले क्रैश के बीच ये स्टॉक काफी नीचे गिर गया था, और अगर आपने एसआईपी की तरह इन्वेस्टमेंट किया था तो उसके जरिए आपने ये लो प्राइस में फायदा उठा लिया होता और सस्ते प्राइस में बाय कर लिया होता, क्योंकि भले ही एक अच्छी कंपनी में, लेकिन 2017 में ये थोड़ी सी ओवर वैल्यूड थी। तो रॉकी इसके एक छोटी सी क्वांटिटी बाय करके सिर्फ एक ट्रैक करने का प्लान कर रहा था। जब बीच में मार्केट क्रैश हुआ तो उसने इसकी बहुत सारी क्वांटिटी बाय की, और इसलिए उसको इसी एक स्टॉक से 200-300% का प्रॉफिट मिला। और दूसरी तरफ रॉकी ने नेल्से का एक साथ
साथ एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था, क्योंकि वो पिछले 10 साल में इस कंपनी का रेट कर रहा था कि कभी अच्छी वैल्यूएशन मिले ताकि वो इसे बाय कर सके। और फाइनली जब महंगी क्राइसिस की वजह से 2015 में एक कंपनी प्रॉब्लम में फंसी तो इसका शेयर प्राइस काफी नीचे गिर गया और 2017 तक ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। तो उस टाइम पे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। तो ऐसे टाइम पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने का परफेक्ट टाइम होता है, क्योंकि दोस्तों एक हाई क्वालिटी का MFG स्टॉक है जो पिछले 20 से 30 सालों में हमेशा ओवर वैल्यूड रहा है। तो जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं उनको पता है कि बहुत ही जल्द में ये कंपनी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी और फिर से स्ट्रांग हो जाएगी। तो उस टाइम में इसमें SIP करना उतना स्मार्ट डिसीजन नहीं होता है। तो इसलिए अगर हम इस कंपनी में 5 साल का लमसम रिटर्न देखेंगे तो 160% का होता है, लेकिन इसी 5 साल में SIP का रिटर्न सिर्फ 38% होता है, जो कि काफी एवरेज होता है, क्योंकि आपने अच्छे टाइम पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। बेसिकली रॉकी ने नेस्ले में लमसम इन्वेस्टमेंट किया और टाटा मोटर्स में SIP की तरह, जिसकी वजह से उसका पोर्टफोलियो वही 5 साल में 2 से 3 गुना ऊपर चला गया, मतलब 200 से 300% ऊपर। लेकिन सनी अपना टिपिकल बिगिनर माइंड को उसे करके इसका उल्टा करता है और अच्छे स्टॉक की टिप मिलने के बाद भी सिर्फ 20% का रिटर्न कम आता है। तो दोस्तों ये बहुत सारी कॉमन मिस्टेक हैं जो न्यू इन्वेस्टर कर लेते हैं, क्योंकि बिगिनर माइंड हमेशा अपोजिट कम करता है। तो इसलिए आप लोगों की फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए मैंने इस चैनल को बनाया है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूल जाना, ताकि आपको कोई वैल्यूएबल वीडियो मिस ना कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज मिल सके। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।